मैंने जो इसके पहले वियना कांग्रेस बताई ना, उस पर पूरा पूरा प्रभाव किसका है? मेटरनिक का। कुछ लोग होते हैं ना जिसके हिसाब से दुनिया चलती है ना। जैसे अपन ने नेपोलियन को पढ़ा, तो नेपोलियन उसके टाइम पे ऐसा बोलते थे कि यूरोप को सर्दी होती है, फ्रांस को सर्दी होती है ना, तो पूरे यूरोप छींकता है। मतलब उसका इतना ज़्यादा प्रभाव था, उसके बिना काम। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी का अगर युग बोलोगे तो डोनाल्ड ट्रंप का युग है, समझ रहे हो? वो अगर छींकेगा ना तो पूरी दुनिया को सर्दी हो जाएगी। अभी का ये है। दो आदमी का बोल सकते हो, एक इसके पहले का युग बोलोगे ना तो पुतिन का युग था कहीं ना कहीं, अभी डोनाल्ड ट्रंप का ज्यादा प्रभाव है। ऐसे ही भारत में किस किस का? कभी गांधी का युग रहा है एक लंबे टाइम तक, है ना। सुभाष चंद्र बोस का भी युग रहा है, क्योंकि उनके टाइम में जब चुनाव हुआ था तो गांधी जी के समर्थक हार गए थे, तो गांधी जी ने बोला था कि मेरी निजी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस का उनसे भी ज्यादा प्रभाव था। इतना बताते नहीं, खैर, पर जो है वो है ना। तो अपन किसको पढ़ रहे हैं? मेटरनिक। इसका युग है, इसका जो टाइमिंग है ना वो 1773 से 18 और 59 तक। ये ऑस्ट्रिया का राजनीतिज्ञ है। कौन है? ऑस्ट्रिया का राजनीतिज्ञ। मतलब ऑस्ट्रिया में समझ सकते हैं, जैसे अपने इधर नेता होते हैं, ऑस्ट्रिया का राजा नहीं है। जैसे बिस्मार्क था, वो क्या था? पीएम था, है ना। वैसे ये भी प्रधानमंत्री टाइप है। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री टाइप है। इसके विचारों को जानना हो ना तो पहले इसके बारे में जान लो कि इसके सिद्धांत क्या क्या थे, तो आपको अपना पता चल जाएगा कि आदमी कैसा था। इसके सिद्धांत देख लो। पहला तो क्या है? पुरातनवादी है। पुरातनवादी मतलब समझते हो? पुरातनवादी मतलब रूढ़िवादी आदमी। इसको क्या चाहिए कि कोई सा बदलाव नहीं आए। जैसे अपने यहाँ पुराने लोग रहते हैं, अपने पुराने लोग क्या चाहते हैं? क्या जो जैसा चल रहा ना उसको वैसे ही चलने दें, नई नई चीजें नहीं लेके आए। बोलते हैं ना वो लोग कि यार ऐसा है, छोरिया क्यों पड़ेगी तो नहीं पढ़ना, है ना। बोलते हैं ना, उनको जो चीज पहले से चली आ रही है ना उसमें बदलाव पसंद नहीं है। ये भी थोड़ा ऐसा ही है, जो पहले से चला रहा चलने दो, राजाओं का शासन है, राजाओं का शासन रहने दो, लोकतंत्र नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। इसकी सोच थोड़ी ऐसी है। देखो इसके बारे में मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी भी इंसान को जानना हो लाइफ में, किसी भी इंसान को, तो उसका बैकग्राउंड समझ लेना। बैकग्राउंड समझ जाओगे उस इंसान के बारे में पता चल जाएगा। ये अगर आपको सच्ची में भी किसी इंसान को जानना हो, वो किस हिसाब से रहता है, उसका बचपन कैसे निकला और उसके आसपास में कैसा, मतलब उसके नेचर कैसा था उसके आसपास में उस टाइम पे, तो आप लोग उस इंसान को आराम से समझ पाओगे। क्या हुआ था जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी ना, तो उसका प्रभाव ऑस्ट्रिया पे पड़ा। ऑस्ट्रिया पड़ा तब ये छोटा सा था मेटरनिक, तो इसने क्रांति में बहुत सारी हत्याएं देखी कि बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है, तो इसको देख के अच्छा नहीं लगा। तब से क्रांति से क्या करता है? घृणा करता है। तो इसके विचारों में पहला लिखना पुरातनपंथी है, पुरातनपंथी है। दूसरा, क्रांति से घृणा करता है, क्रांति से घृणा करता है। घृणा मतलब खतरनाक घृणा, नफरत है क्रांति से, कि क्रांति होनी नहीं चाहिए, जैसा है वैसा चलने दो। पुरातनपंथी ये परिवर्तन को नहीं मानता है, परिवर्तन विरोधी है, परिवर्तन का बहुत बड़ा विरोधी। परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जैसा चल रहा चलने दो। लोगों को वोट देने का अधिकार मत दो, राजा के पास में है, राजा मालिक है, बस वही है। और क्या क्या बोल रहा है? ये कुचक्रों को ही राजनीति मानता है। राजनीति, इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं। नेपोलियन को जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था नेपोलियन ऑस्ट्रिया पे हमला करेगा। ऑस्ट्रिया पे हमला करने के बाद में क्या होगा? ऑस्ट्रिया का राजा अपनी बेटी की शादी किससे करवा देता है? नेपोलियन से। इसके कहने पर करवाई थी वो, मेटरनिक के कहने पे।
और जब इन लोगों को पता चला, मैंने बोला राष्ट्रों का युद्ध होगा जब सारे राष्ट्र मिलकर हमला करेंगे नेपोलियन पे, तब यहाँ का जो राजा था ऑस्ट्रिया का, उसने बोला कि नेपोलियन तो मेरा दामाद है, कैसे हमला कर दूं। तब इस मेटरनिक ने बोला था कि कोई दामाद वामाद नहीं होता राजनीति में, अब तो करो हमला, मारो दामाद साहब को। किसके कहने पे? मेटरनिक के कहने पे। तो कुचक्रों की राजनीति करता है। इसके बारे में एक बार नेपोलियन ने बोला था कि इसको कुचक्री, ऐसा लगता है कि कुचक्री राजनीति होते हैं। इसके बारे में बोला था कि यार इसको ना गंदी राजनीति करता है, मतलब ये इसको ऐसा लगता है कि जो असलियत में राजनीति राजनीति से नहीं होनी चाहिए ना, पर ये हमेशा कुचक्रों वाली राजनीति को ही सही समझता है। एक घमंडी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा घमंडी है, मतलब वो रहते हैं ना एटीट्यूड वाले, वैसा कुछ है। एक बार इसने खुद के लिए क्या बोला था, इसने बोला था कि मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ ना, सारी दुनिया की निगाहें मेरे ऊपर आके ठहर जाती कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। ऐसी बातें करता था ये, और घमंडी बहुत ज्यादा है, और इसका उद्देश्य फ्रांस को अलग थलग करना है। इस फ्रांस में क्रांति हुई, 3 क्रांतियां हुई, इसमें से 2 जब होगी 30 की और 48 के करीब ऐसे कुछ, उसमें जो विरोधी गुट रहेंगे क्रांति को खत्म करने वाले, इसका साथ रहेगा पूरा पूरा मेटरनिक का। मेटरनिक ही उनको समझाएगा कि अपने क्रांति मत होने दो, अपन सब एक हो जाओ। वो अलग अलग देशों को इकट्ठा करेगा क्रांति के विरोध में कि आप सब आओ, अपन सब राजा हैं। लोकतंत्र वोकतंत्र क्या होता है, ये लोग करेंगे शासन, शासन तो राजा करता है। ये सब कौन समझाएगा? मेटरनिक समझाएगा, अलग अलग गुट बनवाएगा क्रांति के खिलाफ। तो इसलिए इस युग को क्या बोलते हैं? मेटरनिक का युग बोलेंगे। आदमी ईसाई है। जब टर्की अपने लोगों पे आक्रमण करेगा, वो जो बाल्टिक देश है ना, वो लातविया, लिथुएनिया है ना, ये जो बाल्टिक देश है, मतलब पूर्व के देश हैं, यूरोप के पूर्व के, जब इस पे मुसलमान लोग बहुत ज्यादा अत्याचार करेंगे ईसाइयों पे, क्योंकि वो जो क्षेत्र था वो किसका था? तुर्की का, मतलब तुर्की साम्राज्य वहां तक फैला हुआ था। मुसलमान अत्याचार कर रहे ईसाइयों पे, तो सारे ईसाई इकट्ठे होंगे यूरोप के, सारे ईसाई देशों ने बोला कि हम तुर्की पे आक्रमण कर देते। मेटरनिक उठ के आया कि नहीं नहीं, अपने को आक्रमण करने की क्या जरूरत है, आक्रमण करेंगे तो वहां पे क्या होगी? क्रांति आएगी। क्रांति तो पसंद ही नहीं है मेरे को, तो आक्रमण मत करो, ये क्रांति की आग है, इसको वहीं भस्म हो जाने दो। ये किसका कथन है? मेटरनिक का कथन है। क्रांति से सख्त नफरत, भले ईसाई मर रहे हैं, उसके समाज के लोग मर रहे हैं तो मरने दो, क्रांति नहीं होनी चाहिए। राजा का शासन है, राजा के शासन को पूर्ण समर्थन है ना, राजा को पूर्ण समर्थन समझ में आया? अगर मेटरनिक के बारे में पूछेंगे तो आप ये सब बता सकते हो। पुरातनवादी है, क्रांति से घृणा करता है, परिवर्तन का विरोधी है। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे मेटरनिक से, एक उसकी विदेश नीति समझाओ, एक उसकी गृह नीति समझाओ। तो गृह नीति में क्या क्या बताओगे? अपने देश में क्रांति नहीं होने दी, अपने देश में परिवर्तन भी नहीं होने दिए, राजा का पूरा पूरा समर्थन करता था, लोकतंत्र का विरोधी था, ये सब आप कायम बताओगे गृह नीति में। विदेश नीति में क्या बताओगे? फ्रांस को अलग थलग करके रख रखा था इसने, फ्रांस से सख्त नफरत करता था, फ्रांस के विरुद्ध में अलग अलग गुटों को बनवाया, जहां क्रांति होती थी उसका विरोध करता था, है ना। जब टर्की आक्रमण करेगा, टर्की पे आक्रमण करेंगे बाल्टिक देश, तो ये किसका समर्थन कर देगा? टर्की का समर्थन करेगा कि क्रांति नहीं होनी चाहिए बस कहीं पे भी। समझे? इतने से बस इन पॉइंट्स को याद रखना, बाकी दिमाग में चीजें रखना कि पॉइंट्स क्यों समझा रखे। इसका पतन देख लो। इसका पतन कैसे हो रहा है? इसका बहुत बुरा पतन होगा। पतन ऐसा होगा कि ये पार्लियामेंट में बैठा रहेगा, नेता है पार्लियामेंट में, लोग पार्लियामेंट को घेर लेंगे। वो पार्लियामेंट को घेरने के बाद बोलेंगे कि तू या तो देश छोड़ दे या तेरे को यहीं मार देंगे। तो ये धीरे से पीछे से भग के चला जाएगा। कुचक्री आदमी है, इज्जत वाला तो है नहीं कि हाँ सामने आके गोली खा ले, हाँ धीरे से भग जाएगा। और कहाँ भगेगा? यूके में। तो कहाँ घेरा? पार्लियामेंट को घेरा,
तो ये भी नहीं चल रहा क्या? पार्लियामेंट को घेरा है, और जब पार्लियामेंट को घेरा है तो ये कहाँ भागा? इंग्लैंड भाग गया। इंग्लैंड यूके एक ही है ना, भागा और यही मृत्यु। यहाँ पे ऐसे मरा नहीं, मतलब बाद में मर गया, आराम से बुजुर्ग हो गया था, इंग्लैंड ने रखा भी इज्जत से। इंग्लैंड की खूबी है, वहां के लोगों के विचार इससे मिलते नहीं है, ध्यान रखना। बाद में, शुरुआत में तो मिले, बाद में नहीं मिले। पर वो जो महान देश होते हैं ना, वो हमेशा अच्छे लोगों की कदर करते हैं। देखो इस आदमी का पूरा युग है, अपन युग पढ़ रहे हैं, तो सोचो इसका कितना ज़्यादा प्रभाव होगा, ये कितनी सही चीज़ें जानता होगा। जब ये इंग्लैंड में रहा होगा तो इसको भेजते होंगे यूनिवर्सिटी में कि आप ऐसी व्याख्यान दे के आओ ना, तो इससे कितने लोग सीखते होंगे। अपने यहाँ पे अगर किसी को बुलाओ तो बोलो अरे यार ये तो अपने विरोधी है, क्यों आने इसको, भगाओ इसको यहाँ से, पुतले जलाना चालू कर देते। ये मत देखो। और कोई शरणार्थी आ रहा है, शरणार्थी मतलब ऐसे नहीं कि उठ उठ के आ रहे हैं वो तारों के नीचे से, वैसे वाले नहीं। समझदार, किसी देश का बड़ा राजनीतिज्ञ हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उनको देव शरण, उनसे सीखो कि आखिर में आपने क्या क्या सीखा। आपके यहाँ पे आप पे आक्रमण हो गया तो आपकी इतनी बुरी स्थिति कैसे हो गई, राइट? ये सब सीखना चाहिए, इंग्लैंड सीखता है। अब इसके पतन के कारण देख लो, कारण क्या क्या थे। पतन तो ऐसे हो गया, पर उस पतन के कारण क्या क्या थे? तो पहली चीज, सिद्धांत कमजोर है, कमजोर। घर में कोई बुजुर्ग है, उसने बोल दिया कि छेड़ा काट के रहेगी लाड़ी, ठीक है, लाड़ी हमेशा क्या रहेगी? छेड़ा काट के। अब जो लड़की है, चलो मान लो शहर पढ़ी लिखी लड़की, नौकरी भी करती है, उसको बोल दिया नौकरी भी नहीं करेगी और हमेशा छेड़ा काट के रहेगी। एक दिन काट लेगी, 2 दिन काट लेगी, 3 दिन, फिर उसका मन नहीं करेगा। उधर उसका पति बोलेगा कि क्या नाटक है इनके यार, रोज रोज के हैं, 2 बार तो गिर गई है चलते चलते, उसकी आदत में नहीं है। फिर नौकरी के लिए मना कर रहे, तो लड़का खुद बोलेगा यार घर में पैसा आ रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक है नहीं, घर की इज्जत ही बढ़ रही है, क्या यार मैडम तो ये काम करती है इसकी। लोग अपने आप चिढ़ने लग जाएंगे ना उससे, बुजुर्ग से, कि यार ऐसे मत करो यार, ठीक है आपके सामने रख लेगी थोड़ा छेड़ा, पर ऐसा मत करो कि बिल्कुल तुम तो बाहर ही निकलने दे रहे हो, बांध के रख दिया उसको, ऐसा सोचते हो कि यार नौकरानी से काम करती रहे। बाकी लोग भी चिढ़ने लग जाएंगे ना इस चीजों से। ऐसा ही हो रहा है, इसके सिद्धांत बहुत ज्यादा कमजोर है। परिवर्तन मत करो, परिवर्तन मत करो, कैसे नहीं होगा परिवर्तन? परिवर्तन तो टाइम के साथ होता ही है, ये प्रकृति का नियम है। आप अगर चाहो कि आप में खुद में परिवर्तन नहीं हो तो हो सकता है क्या? बड़े होगे इसे, धीरे धीरे अपने आप होगा। कपड़े भी हैं वो भी खराब होंगे, इसे दूसरे पहनने पड़ेंगे, परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आप बदल गए हो उनको बोलना बेटा कि बदलने का कारण यही है कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति पूरी बदलती, मैं क्यों नहीं बदलूंगा, अपने आप आएगा बेटा बदलाव। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। अब ये आदमी बदलने को मना कर रहा है, बाकी लोग बदल रहे हैं, तो इसको इसके सिद्धांत पसंद नहीं आए, बोले कि यार तू एक एक चीज चाहता है। दूसरा कारण, उदारवादियों का प्रभाव, उदारवाद का प्रभाव। उदारवादी चीजें क्या होती है? सबको मौका देती है। मैंने बोला उदारवाद मतलब आप कुछ बोलो तो मैं मान लूं, मैंने कुछ बोला आप मान लो। अपन नहीं भी माने तो एक दूसरे का सम्मान करें कि चल ठीक है यार, आपने कुछ बोला, इस भरत ने कुछ बोल दिया, अपन तीनों ने कुछ बोला, अगर अपने को निष्कर्ष निकालना होगा, थोड़ा आपकी बात मानूंगा, थोड़ा मेरी और थोड़ा इसकी, ठीक है। ये क्या होता है? उदारवाद होता है। कट्टरवाद क्या होता है? कि आपने मेरे को कुछ बोला, मैंने बात नहीं मानी, वो बात अलग है, मैंने गर्दन काट दी, ये होता है कट्टरवाद। क्या आप लोगों में पसंद नहीं आया कि रत्न सर ने ऐसा ऐसा बोल दिया था, चलो तलवार लेके पीछे पीछे घूमो, ये होता है कट्टरवाद। इसने क्रांति को इतनी क्रूरता से दबाया है, इतनी क्रूरता से दबाया। आप छोटी छोटी चीजों में लोगों को ऐसे मरवाओगे तो लोग पसंद करेंगे क्या? अरे जो लोग सपोर्ट करते हैं राजा का, वो लोग भी पसंद करेंगे क्या? आप बिना काम से, चलो आप लोगों को पसंद नहीं है चोरी करने वाले लोग, पसंद है तुम में से किसी को, पर किसी ने डेयरी मिल्क चुरा ली किसी जगह से और भीड़ ने मिलकर जिंदा जला दिया, तुम भीड़ का समर्थन करोगे जिंदा जलाने? गलती होगी, हो सकता है पागल हो इसलिए चुरा लिया, ऐसे में इस आदमी का कैसे समर्थन कर पाओगे?
ये बदलने को ही तैयार नहीं है कि क्रांति 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 पसंद नहीं है। इसका कारण भी मैंने बताया, इसने बचपन में हत्याएं देखी थी क्रांति में, तो इसको वो चीज़ पसंद नहीं है। बात अगर समझ में, उदारवाद का प्रभाव बढ़ रहा है, इसको पसंद नहीं आ रहा है। तीसरी चीज क्या हो रही है इसके साथ में, दमनकारी नीति। दमनकारी नीति मतलब ये तो इंसानियत भी रख रहा है। जहां इसको लगता है क्रांति हो रही है, उसको दबाने के लिए सेना भेज देगा, लोगों को मरवा देगा। यहां तक कि ईसाइयों की तक हत्या हुई है इसके कारण। मुसलमानों और ईसाइयों की ऐसी दुश्मनी थी, ऐसी, समझ रहे हो? मतलब इन्होंने आपस में जितना खून बहाया, इनके युद्ध कैसे होते थे? 100 वर्षीय युद्ध, 200 वर्षीय युद्ध, ऐसे मतलब 200 साल तक लड़ते रहे। पीढ़ियां खप गई कि तेरे परदादाजी भी तो लड़ रहे थे वहां पे, वो भी ऐसे ही मर रहे थे। ऐसे बताते होंगे वो कि तेरे पर दादाजी भी वहां युद्ध में मरे थे और तू भी आज युद्ध में मर रहा है। ऐसी स्थितियां थी ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में, जेरूसलम के क्षेत्र को लेके और भी कुछ क्षेत्रों को लेके, क्योंकि मुस्लिम ताकत बढ़ रही थी। वहां पे भी यह आदमी क्या करेगा? टर्की का समर्थन करेगा। जब पूर्वी देशों में टर्की का प्रभाव कम होने लग जाएगा, क्रांति आएगी, तो इसने तो कसम करा कि क्रांति का समर्थन करना है, क्या विरोध करना है, तो ये किसका समर्थन कर देगा? टर्की का समर्थन। इंग्लैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया इनको समझाएगा भी सही कि तुम ईसाइयत के नाम पे समर्थन मत करो पूर्वी देशों का, तो ये सब हट भी जाएंगे। तब एक ही देश समर्थन करेगा। वो देश कौन करेगा? रूस। और रूस को फिर उपाधियां मिलेगी, जार द ग्रेट, है ना? जार कौन? स्वतंत्रता देने वाला। अपन पढ़ेंगे उसको भी आगे। यहां तक समझ में आ गया दमनकारी नीति। और चौथा कारण है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। अब आप लोग मेरे से बोलोगे सर क्रांति का इस चीज पे क्या प्रभाव पड़ा कि इसकी सत्ता खत्म हो गई? तो पड़ता है बेटा, मेरी बात सुनो। क्रांति बिना उदारवाद के हो सकती है क्या? ये उद्योग बिना उदारवाद के हो सकते हैं क्या? चलो मेरी दुकान है, मेरे को व्यापार करना है, उद्योग चलाना है। मैं अगर ये बोल दूं कि मैं ये सामान है, मैं इस धर्म वालों को नहीं बेचूंगा, नुकसान किसका होगा? किसका? मेरा। मैं बोल दूं कि इस भाषा बोलने वालों को मैं सामान नहीं बेचूंगा, नुकसान किसका? मेरा। तो उदारवाद की जरूरत होती है। जो भी होता है उससे हंस के बात करना पड़ता है कि सर फिर आइएगा, आप ही की दुकान है, बोलना पड़ता है। तो औद्योगिक क्रांति में क्या होगा? सामान बेचना पड़ेगा, सामान बिकेगा, सबको एक करके चलना पड़ेगा कि नहीं नहीं आपकी ही है, पैसे लूंगा पर दुकान आपकी। ऐसा करना पड़ेगा ना बेटा। यहाँ पे भी यही होगा। औद्योगिक क्रांति में क्या होता है? उदारवाद आता है। सब एक दूसरे से व्यापार करेंगे, रिश्ते बढ़ेंगे एक दूसरे से, है ना? सामान आएगा, लोग आएंगे, विचार जानेंगे एक दूसरे के। और ये आदमी तो परिवर्तन नहीं चाहिए, ये एग्जिस्ट कर पाएगा इस टाइम पे? कर ही नहीं सकता है। तो क्या होगा बेटा? इंग्लैंड में क्रांति आई, ऑस्ट्रिया के लोग इससे पक चुके थे, बोले कि यार क्या बेंडा आदमी है यार ये। इसलिए उन लोगों ने क्या करा? जो पार्लियामेंट थी उसका घेराव करा, लोग तलवार लेके खड़े हुए थे, बाहर आए उसको मार दें, ये धीरे से भग जाता है। आ गया समझ में? ये कौन था? मेटरनिक। इसको बंद कर दो।